नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश देवांगन एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं भूगोल, इतिहास या फिर भारतीय संस्कृति से संबंधित जो आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा, हॉस्टल वार्डन या सीजी व्यापम जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें सोशल से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो उस कड़ी में मैं सबसे पहले भारत का जो मानचित्र है, भारत का भूगोल बोल सकते हैं, उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो बनाया हूँ। अगर आपको अच्छा लगे कमेंट्स में बताइएगा, जिससे मैं आगे भी उसी तरह वीडियो आपके लिए बनाते रहूं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज हम लोग भारतीय मानचित्र के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि भारतीय इतिहास और भारतीय भूगोल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके सामान्य जानकारी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। तो आप लोग बताइए, भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो इसका आंसर है, भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 हैं। आप लोग बोल रहे होंगे कि भारत में तो 29 राज्य थे, 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ था। बिल्कुल सही। लेकिन 2019 में क्या हुआ है? जम्मू कश्मीर में एक विशेष प्रावधान था, संविधान में उल्लेख था, धारा 370। क्या बोल रहा हूँ मैं? धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर में विशेष अधिकार था, जहाँ जो अन्य राज्यों के जो नागरिक हैं उन लोग वहाँ रह नहीं सकते थे, ज़मीन नहीं ले सकते थे या व्यवसाय नहीं खोल सकते थे। तो वो जो स्पेशल अधिकार जम्मू एंड कश्मीर से हटा दिया गया है संविधान संशोधन के द्वारा, कानून ला गया। तो इसीलिए जम्मू कश्मीर अब क्या है? केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसीलिए भारत में अब 28 राज्य हो चुके हैं। पहले जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य था और अब क्या है? वो केंद्र शासित प्रदेश, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है यूनियन टेरिटरी। ठीक है, वो बन गया है। तो इसीलिए भारत में अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। ओके, देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो पहला है, याद रखेंगे, दिल्ली। क्या है दोस्तों? आप लोग बताइए, पहला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो वो है दिल्ली। दूसरा क्या है? दूसरा है चंडीगढ़। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश मतलब ये होता है कि उसको जो है केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा उसको ऑपरेट किया जाता है। लेकिन उनमें भी दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी अपनी विधानसभा है। विधानसभा दिल्ली में है और विधानसभा पांडिचेरी में है। तो हम लोग बात कर रहे थे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें पहला है नई दिल्ली, दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा है दादर व नागर हवेली, चौथा लक्षद्वीप, पांचवा पांडिचेरी या पुदुचेरी और छठवा जो है अंडमान निकोबार। और सातवां और आठवां तो आपको मालूम ही है, जो शुरू में बात की है हम लोग, जम्मू एंड कश्मीर, और एक क्या है? लद्दाख। ठीक है, 2 भागों में टूटा है। ओके, क्लियर है ये? तो भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब देखते हैं हम लोग पूर्वोत्तर राज्य को, देख लेते हैं थोड़ा सा कि पूर्वोत्तर राज्य है उसकी खासियत क्या है। तो पूर्वोत्तर राज्यों को क्या बोला जाता है? 7 सिस्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 7 सिस्टर। 7 सिस्टर के अंतर्गत कौन कौन से राज्य शामिल है? तो याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये जो 7 राज्य है वो 7 सिस्टर के अंतर्गत शामिल है, इससे ही 7 सिस्टर का नाम दिया गया है। ओके, क्लियर है? पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा बाद में, अभी आप लोग देखिए ध्यान से। उसके बाद देखते हैं हम लोग, हाँ, एक टॉपिक में बात करते हैं, CAA। ये कानून क्या है दोस्तों, बताइए? CAA का फुल फॉर्म है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। क्या है? सिटीजन अमेंडमेंट अमेंडमेंट एक्ट। हिंदी में है नागरिक, सिटीजन को नागरिक बोलते हैं, अमेंडमेंट को संशोधन बोलते हैं, एक्ट को अधिनियम। नागरिक संशोधन अधिनियम या सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। ये क्या है दोस्तों, आप लोग बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऐसे नागरिक जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक हैं और जो 2014 से पहले 2014 से पहले से इन लोग भारत में रह रहे हैं, मतलब अभी 2024 चल रहा है, तो करीब 10 साल से इन लोग भारत में रह रहे हैं। अल्पसंख्यक की बात हो रही है। कौन कौन से देश की? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इसकी बात हो रही है। यहाँ के जो अल्पसंख्यक लोग हैं उन लोग भारत में करीब 10 साल से जो निवास कर रहे हैं यहाँ, तो उनको नागरिकता देने का प्रावधान भारत सरकार द्वारा किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि ये 3 जो देश है वो मुस्लिम बहुल देश है। मुस्लिम बहुल मतलब जहाँ मुस्लिम बहुत ज़्यादा निवास करती है। जैसे पाकिस्तान में लगभग 98% मुस्लिम निवास करती है,
और जो अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक बात करें तो इसमें हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये सब आते हैं। तो ये जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके साथ उन लोग अच्छे से व्यवहार, मतलब उन लोग का व्यवहार उनके प्रति, अल्पसंख्यक के प्रति ठीक नहीं है, इसलिए वहाँ उन लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, तो भारत में आके शरण ले रहे हैं। तो भारत सरकार द्वारा उन लोग के लिए बहुत अच्छा काम किया जा रहा है कि उनको नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। तो यही है दोस्तों CAA। तो याद रखेंगे, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक है उनको ही नागरिकता दी जाएगी, जो अल्पसंख्यक है, मुस्लिम को नहीं। ओके, आगे देखते हैं, क्योंकि मुस्लिम लोग तो सुरक्षित है अपने देश में वहाँ। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, कर्क रेखा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या होती है? आप लोग बताइए। जो पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है, कर्क भूमध्य रेखा बीच से गुजरती है। सबको क्लियर है? भूमध्य रेखा जो है बीच से गुजरती है, यहाँ से गुजरती है वो कर्क रेखा है भूमध्य रेखा के ऊपर से, और भूमध्य रेखा के नीचे से गुजरती है वो मकर रेखा है। ओके, कर्क रेखा देखते हैं, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? कर्क रेखा है, देखिए ध्यान से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मिज़ोरम, यहाँ से गुजर रही है। चलिए गिनते हैं कितने राज्य हुए। गिनने मदद करिए आप लोग भी ना मेरे साथ। पहला है गुजरात, सेकंड है राजस्थान, थर्ड है मध्य प्रदेश, फोर्थ है छत्तीसगढ़, फिफ्थ है झारखंड, सिक्स है पश्चिम बंगाल और सेवेंथ है त्रिपुरा और आठवां है अपना मिजोरम। तो दोस्तों क्या हुआ? कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। अच्छे से मैप में देख लीजिए और उसको साथ में नोट भी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं इसका। याद रखेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। छत्तीसगढ़, आप लोग छत्तीसगढ़ के बारे में आप लोग पढ़े होंगे तो मालूम ही होगा। कर्क रेखा जो है भारत के, मतलब छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से गुजरती है? 4 जिलों से गुजरती है, क्योंकि अभी एक नया जिला शामिल हुआ है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, बाकी तो बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया पहले से था ही था। ठीक है, हाँ, तो आगे देखते हैं हम लोग कर्क रेखा। हाँ, तो कर्क रेखा के बारे में बात कर रहे थे। कर्क रेखा कितना अंश होता है? तो कर्क रेखा होता है 23.5 अंश, उत्तरी अक्षांश। ओके, याद रखेंगे ना, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश याद रखेंगे, कर्क रेखा। अब देखते हैं कि उत्तरी अक्षांशी क्यों क्यों मतलब है इसमें शामिल, उत्तरी अक्षांश क्यों लिखा गया है, तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम पृथ्वी बनाते हैं, पृथ्वी गोल बन गया। अब हम लोग भूमध्य रेखा बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग अक्षांश, अक्षांश रेखाएं क्या होती है? जो हॉरिजॉन्टल होती है, ये अक्षांश रेखा कहलाती है। और देशांतर रेखा क्या होती है? देशांतर रेखा जो है वर्टिकल होती है, ऊर्ध्वाधर ऐसे। क्लियर है? तो हमारा पृथ्वी को 2 भागों में हम बांट देते हैं, 2 भागों में हम बांट दिए। ओके, तो ये एक प्रकार से गोला है। पृथ्वी जो है क्या है दोस्तों? गोला है। तो गोला को आधा, गोला का आधा हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आप लोग बताइए। गोलार्ध हुआ ना, इसका गोला को आधा कर दिए तो क्या कहलाता है? गोलार्ध कहलाता है। क्लियर है आप सभी को? उसके बाद है हम लोग देखते हैं तो भारत, भारत कहाँ पे है? तो हमारा भारत जो देश है वो यहाँ पे स्थित है, भारत यहाँ पे स्थित है। तो भारत जो है कौन से गोलार्ध में हुआ दोस्तों? आप लोग बताइए, आप लोग खुद बता सकते हैं। ये क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, मतलब उत्तर साइड का गोला का अर्ध है ये, गोला का आधा है। और नीचे साइड क्या है? दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। क्लियर है ये? और भारत जो है यहाँ पे है, तो भारत किस में है? उत्तरी गोलार्ध में है। और अक्षांश रेखा किसको बोलते हैं? ये जो लाइन गई है इसी को तो अक्षांश रेखा बोलते हैं ना, हॉरिजॉन्टल लाइन को ऐसे। तो भारत जो है कौन से अक्षांश पे है? उत्तरी अक्षांश पे है, इसी की बात हो रही है। अब देखते हैं हम लोग देशांतर रेखा की। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक साथ देखेंगे। देशांतर रेखा को समझते हैं। देशांतर रेखा क्या होती है? वो वर्टिकल होती है, ऐसे वर्टिकल होती है वो। देशांतर रेखा को हम ऐसे बांट देते हैं। ओके, ठीक, ऐसे बांट दिए। अब जो है इस साइड का कौन सा एरिया कहलाएगा और इस साइड का, ये बताइए आप लोग। तो इस साइड का जो एरिया है वो क्या कहलाता है? पूर्व कहलाता है। ठीक है, पूर्व या ईस्ट कहलाता है। और इस साइड का एरिया है वो पश्चिम या वेस्ट कहलाता है। क्लियर है आप सभी को? और ये जो रेखा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? देशांतर, या इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। और अक्षांश को क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। क्लियर है आप सभी को? अब देखते हैं भारत हमारा कहाँ पे था। भारत का जो है
भारत यहाँ पे स्थित था। ये देशांतर रेखा वाला हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अक्षांश रेखा को फिर से एक बार हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हुआ अक्षांश, ठीक है, अक्षांश रेखा हुआ, भारत यहाँ पे स्थित है। अब हम लोग बात करते हैं, ये जो है, ये जो लाइन है, यही क्या कहलाता है दोस्तों? भूमध्य रेखा कहलाता है। यही क्या है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर, तीनों एक ही है ना, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर। भूमध्य रेखा कितना, इसका अक्षांश, इसका डिग्री कितना होता है? 0 अंश होता है ना, इसको 0 मानकर चलते हैं। भूमध्य रेखा से ऊपर जाएंगे लगभग कितना? 23.5 अंश ऊपर जाएंगे। यहाँ पे जाएंगे हम लोग, ये कर्क रेखा कहलाएगी। भूमध्य रेखा के उत्तर साइड 23.5 अंश क्या कहलाती है दोस्तों? तो वो कहलाती है कर्क रेखा। और भूमध्य रेखा के दक्षिण साइड 23.5 अंश, ये क्या कहलाती है दोस्तों? तो ये कहलाती है मकर रेखा। क्या कहलाती है? मकर रेखा। तो भारत से कौन सी रेखा गुजर रही है बताओ? ये भारत है, मान लो भारत है यही, तो भारत से सिर्फ और सिर्फ कर्क रेखा ही गुजरती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है एग्जाम के में कि भारत से कौन कौन सी रेखा गुजरती है। ऑप्शन में रहेंगे कर्क रेखा, सेकंड ऑप्शन रहेगा भूमध्य रेखा, थर्ड ऑप्शन रहेगा इसमें मकर रेखा। उसमें कूट में दिया रहेगा 1 2 सही है, केवल 1 सही है, केवल 1 2 3 सही है, ये सब रहेगा ऑप्शन। तो सिर्फ भारत से कर्क रेखा ही गुजरती है। क्लियर है आप सभी को? तो इसीलिए हम लोग बात करते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा 23.5 अंश हम लोग क्या बोलते हैं? कर्क रेखा तो ऐसे गुजरती है, मतलब अक्षांश की तरह गुजरती है। और कौन सा अक्षांश में है भारत? तो उत्तरी गोलार्ध साइड स्थित है, उत्तरी अक्षांश में स्थित है ना। ये जो अक्षांश तो बड़ा लाइन ये वाला है, लेकिन उत्तर का अक्षांश है हमारा, इसलिए कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश बोला जाता है। क्लियर है आप सभी को? ठीक, आगे देखते हैं हम लोग, मैप में वापस आ जाते हैं हम लोग, हाँ यहाँ पे। ठीक, अब हम लोग देखते हैं IST। IST क्या होता है दोस्तों? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय। क्लियर है? भारतीय मानक समय, तो ये होता है, यहाँ से ये गुजरती है। देखिए, ध्यान से देखिए एक बार, यहाँ से ये गुजर रही है, ये यहाँ से गुजरती है। किसको किसको लेकर गुजर रही है आप लोग बताइए, चलिए चेक करके बताइए ना। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो IST जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? तो याद रखेंगे 5 राज्यों से होकर गुजरती है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसका अंश होता है, याद रखेंगे, आप लोग पढ़े भी होंगे, 82.5 अंश। ये अक्षांश रेखा की देशांतर रेखा है, जो वर्टिकल होता है, आप लोग को बताया गया है, ये देशांतर रेखा लॉन्गिट्यूड कहलाती है। तो देशांतर तो है ही, ठीक है, देशांतर है ही। कौन सा देशांतर बोलेंगे? पूर्वी देशांतर कि उत्तरी देशांतर? जैसे पृथ्वी बनाया था मैं ऐसा, ध्यान से देखिए, देशांतर कैसे भागों में डिवाइड किया था, यहाँ पे हमारा भारत था, ठीक है। तो कौन से देशांतर में है भारत? पूर्व इधर है, पश्चिम इधर है, तो भारत जो है पूर्व देशांतर में स्थित है, इसीलिए 82.5 अंश पूर्वी देशांतर लिया जाता है। आप सभी को क्लियर है? तभी आगे बढ़ेंगे हम लोग। कुछ भी डाउट है तो कमेंट के माध्यम से बिल्कुल बता दीजिए, मैं फिर से एक बार आपको समझा दूंगा वीडियो के माध्यम से। हाँ, तो याद रखेंगे, ये IST हुआ, IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। उसके बाद है कर्क रेखा, जैसे देखे थे हम लोग, यहाँ से गुजर रही थी, कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही थी, ठीक। और ये जो हमारा IST है, ये कहाँ से गुजर रही है? यहाँ से गुजर रही है। तो कटान बिंदु, कटान बिंदु क्या होता है दोस्तों? जहाँ पे ये दोनों प्रतिच्छेद कर रही है, IST गई है और कर्क रेखा, तो कटान बिंदु यही होता है। तो कटान बिंदु कौन से राज्य से गुजर रही है? वह छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से? याद रखेंगे, कोरिया या फिर MCB, दोनों में से कोई भी आंसर ले लेता है आयोग, इसलिए इसमें श्योर नहीं है। क्या बोल रहा हूँ? कोरिया या फिर मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। क्लियर है आप सभी को मैप के बारे में? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसमें जो पूर्वोत्तर में जितने भी राज्य हैं उसकी राजधानी आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो याद रखेंगे, जो अरुण है, जो अरुण मेरा दोस्त था, मतलब 5वीं क्लास में जो पढ़ा है, वो अब क्या है, ईटा भट्टा में काम करता है अभी, ठीक है। तो अरुण जो है, अरुण अरुण ईटा भट्टा में काम करता है, याद रखेंगे, मेरा दोस्त है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है, ओके। नागालैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? आप सभी को मालूम होगा, कोहिमा है, ठीक है। मणिपुर की राजधानी इम्फॉल, मिजोरम की राजधानी आइजॉल, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मेघालय की राजधानी शिलांग और असम की राजधानी दिसपुर, ठीक है, उसको नोट करेंगे आप लोग। उसके बाद देखते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मेघालय में, यहाँ पे मेघालय स्थित है, यहीं सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। मेघालय के आपने नाम सुना होगा, 2 नाम सुना होगा,
चेरापूंजी, चेरापूंजी सुना ही होगा आपने, चेरापूंजी, और दूसरा है मासिन राम, मासिन राम। पहले चेरापूंजी में होती थी, अब मासिन राम में हो रही है। क्यों ऐसा होता है इसका भी रीज़न हम लोग आगे पढ़ेंगे, भूगोल में बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्लास से अच्छे से बने रहिए लगातार, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेपाल। जो नेपाल है वो किसको किसको टच करती है बताइए, आप लोग खुद देख सकते हैं मैप के द्वारा। नेपाल जो है, नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी है काठमांडू, और भूटान की राजधानी थिम्पू। ओके। नेपाल, नेपाल जो है हमारे उत्तराखंड राज्य को टच कर रही है, उत्तर प्रदेश को टच कर रही है, बिहार को टच कर रही है, पश्चिम बंगाल को टच कर रही है, और सिक्किम को भी टच कर रही है। क्लियर है? कितने राज्यों को टच कर रही है चलिए बताइए आप लोग। 1, 2, 3, 4 और 5। तो नेपाल जो है 5 राज्यों को टच करती है, 5 भारतीय राज्यों को। ये हम लोग भूगोल में डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन अभी और देखते हैं हम लोग इसमें, और क्या देख सकते हैं, हाँ प्रायद्वीप के बारे में देखते हैं कि प्रायद्वीप भारत किसको बोला जाता है। आखिर प्रायद्वीप शब्द क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो प्रायद्वीप का मतलब होता है एक ऐसा भूखंड, मतलब भूमि का क्षेत्र जिसमें भूमि हो, जल ना हो, जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो। पहला साइड, दूसरा साइड और तीसरा साइड, ये हमारा प्रायद्वीप हिस्सा कहलाता है, यही वाला। ओके दोस्तों, क्लियर है? ये हमारा प्रायद्वीप भारत या प्रायद्वीप हिस्सा कहलाता है, यही जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो। इधर क्या है, कौन सा समुद्र है? अरब सागर है। इधर क्या है? हिंद महासागर है नीचे साइड, और पूर्वी साइड क्या है? बंगाल की खाड़ी है। तो यही हमारा प्रायद्वीप भारत है। क्लियर है? उसके बाद है, जान लेते हैं इसमें अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है दोस्तों? तो याद रखेंगे पोर्ट ब्लेयर है। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती है। श्रीलंका, श्रीलंका को देखिए, श्रीलंका से जाने का रास्ता मैदानी मार्ग है क्या? नहीं है, समुद्र को पार करके ही श्रीलंका जाया जाता है। ओके, क्लियर है? और इसमें देखते हैं हम लोग, हाँ तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पीडीएफ में, भारत विविधता में एकता। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संस्कृति की विशेषता पढ़ेंगे, अनेकता में एकता। तो किस प्रकार अनेकता में एकता है इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। फिलहाल देखते हैं भारत जो है उपमहाद्वीप, भारत जो है उपमहाद्वीप क्यों कहलाता है। महाद्वीप कितने हैं दोस्तों? सबसे पहले तो यही बात करते हैं, महाद्वीप। तो महाद्वीप जो है टोटल 7 हैं। कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं। पहला महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा यूरोप, तीसरा अफ्रीका, चौथा उत्तरी अमेरिका, पांचवा दक्षिणी अमेरिका, छठवां ऑस्ट्रेलिया, और सातवां अंटार्कटिका, जिसमें सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। ओके, नामकरण देखते हैं। हमारा भारतवर्ष है, हमारा भारत देश है, उसका नामकरण कैसे हुआ है? सबसे पहले इसमें आता है आर्यावर्त। आर्यावर्त नाम कैसे पड़ा है? ये सब भारत के ही नाम है ना। भारत देश को किस किस नाम से जाना जाता है तो याद रखेंगे, इंडिया, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, आर्यावर्त। आर्यावर्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऋग्वैदिक काल पढ़ेंगे हम लोग इतिहास में, तो आर्य, आर्य लोग निवास करते थे उत्तर भारत में, जो है आर्य लोग निवास करते थे। तो निवास करने के कारण ही आर्य लोग के कारण आर्यावर्त हुआ है। क्लियर है? उसके बाद है भारत, भारतवर्ष क्यों कहलाया? आर्यों के जो राजा थे, आर्यों के राजा का नाम क्या था दोस्तों? भरत था। ये रामायण वाला भरत नहीं है, याद रखेंगे, ठीक है। ये दुष्यंत पुत्र भरत की बात हो रही है, उत्तर भारत में आर्यों के जो राजा थे, तो उनके नाम पर ही भारतवर्ष हुआ है। और हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की बात करते हैं, तो हिंदुस्तान जो है नामकरण किसने किया है? ईरानी। ईरानी को और क्या बोला जाता है? फारस, फारस देश बोला जाता है। क्लियर है? तो ईरानी, ध्यान से सुनेंगे, ईरानी लोग हैं वो सिंधु नदी को, कौन सी नदी को बात कर रहा हूँ दोस्तों? सिंधु नदी को। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील नेपाल से निकलती है, जो भारत से बहते हुए पाकिस्तान में होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। तो ईरानी लोग सिंधु नदी को हिंदू नदी बोलते थे। एक्चुअल में उनको प्रोनाउंसिएशन है, वो क्या था? स को हा बोलते थे। क्या बोल रहा हूँ? स को उन लोग हा बोलते थे। तो सिंधु को उन लोग क्या पढ़ेंगे आप लोग बताइए? सिंधु को हिंदू पढ़ेंगे उन लोग, सिंपल सा है। इसलिए ईरानी लोग के द्वारा ही सिंधु से ही हिंदुस्तान नाम हुआ है। ओके। उसके बाद है यूनानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा क्या बोला गया है? इंडिया बोला गया है, याद रखेंगे। दोनों को एक साथ याद नहीं रखना है आपको इसको, नहीं तो दोनों को कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग। याद रखेंगे, ईरानी लोग स को हा बोलते थे तो वो हुआ है, बाकी इंडिया या इंडिया क्वेश्चन आता है तो यूनानी लगाएंगे आप लोग। उसके बाद देखते हैं भारतीय संस्कृति अनेकता में एकता। तो पहला है भूगर्भिक विभिन्नता। भूगर्भिक विभिन्नता के अंतर्गत क्या होता है? जिसमें चट्टानें हैं, जैसे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की चट्टानें हैं। सबसे पुराने चट्टान आर्कियन चट्टानें हैं। ये सब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। उसके बाद है जलवायु में पढ़ेंगे हम लोग, ठंडा गर्म एरिया किधर है, ये सब पढ़ेंगे। स्थिति पढ़ेंगे,
किधर वर्षा होती है, किधर कम वर्षा होती है। धर्म धर्म पढ़ेंगे कि भारत में तो अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग मानने वाले लोग हैं, तब भी भारत में एकता क्यों है। रहन सहन भाषा पढ़ेंगे, भारत में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं तो भी भारत में एकता है। तो ये सब भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला देखते हैं भूगर्भिक विभिन्नता। भूगर्भिक विभिन्नता के अंतर्गत जो पॉइंट की बातें हैं उसकी बात बता रहा हूँ मैं, उसी को बस आप लोग नोट करेंगे। तो भारत भूगर्भिक दृष्टि से प्राचीनतम यहाँ चट्टान भी है और नवीनतम चट्टान भी शामिल है, इसलिए यह विविधता में एकता देश है। दूसरा पॉइंट लिखा है यहाँ ऊंची चोटी कौन सी है भारत की ऊंची चोटी, तो वह है दोस्तों याद रखेंगे गार्डविन आस्टीन K2। क्या है, गार्डविन आस्टीन K2, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, जिसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है, याद रखेंगे 8611 मीटर है। देखिए लिखा हुआ है इसमें, भारत के औसत समुद्री तट का मापन कौन से तट से किया जाता है, तो याद रखेंगे चेन्नई के तट से किया जाता है। चेन्नई के तट को हम लोग जीरो मानकर चलते हैं। जैसे आप लोग ने देखा होगा रेलवे स्टेशन के पीले कलर का बोर्ड लगा होता है, मतलब सीमेंट का, उसमें लिखा होता है समुद्र तल से 355 मीटर या 150 मीटर की ऊंचाई, ये लिखा होता है। तो वो समुद्र तल बेस आधार क्या है, तो याद रखेंगे बेस आधार चेन्नई है हमारा। ओके, आगे देखते हैं। चलिए आगे की क्लास हम लोग कल करेंगे दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल आप लोग सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।